नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डेफिसिट मैनेजमेंट, घाटा प्रबंधन। तो अगर आप अपने सिलेबस में इसको ढूंढें तो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे। कहाँ पे? ये यहाँ पे। इसके पहले हमने राजकोषीय नीति पढ़ ली है, लोक व्यय पढ़ लिया है, आगम पढ़ लिया है, कराधान पढ़ लिया है। ठीक। अब पढ़ना है घाटा प्रबंधन। तो जैसे कि एक सामान्य सी बात बता दूं कि इसमें से एक क्वेश्चन क्या आया था, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बीच में क्या अंतर होता है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था 2024 के मेंस में। तो इससे हमें एक क्या व्यू मिलता है कि इसका पूरा बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में जो ये जैसे कि बजट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इन तमाम पहलुओं को कवर करेंगे। और इसके बाद फिर इस जो डेफिसिट मैनेजमेंट है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, किस तरीके से कोई एक्ट बनाया, कोई पॉलिसी बनाई और कोई इनिशिएटिव लिया, क्या किया, वो सब देखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टॉपिक डेफिसिट मैनेजमेंट। तो देखिए क्या होता है डेफिसिट मैनेजमेंट, मतलब कि आपका घाटा प्रबंधन। तो डायरेक्टली मैंने बहुत सारी कोचिंग से वीडियो देखे तो डायरेक्टली उन्होंने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल एफआरबीएम एक्ट तो इसका एक पार्ट है। एफआर ये डेफिसिट मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एफआरबीएम नहीं पढ़ना है, एफआरबीएम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेफिसिट मैनेजमेंट। ओके। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि डेफिसिट मैनेजमेंट क्या है। डेफिसिट मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल, रिड्यूस और फाइनेंस द बजट डेफिसिट। ओके, अब बजट डेफिसिट क्या होता है, आप सिंपल सा ऐसा समझिए कि आपकी जो इनकम है वो ही एक 10,000 रुपये। ठीक। आपका एक्सपेंडिचर हुआ कितना, 10,900 रुपये। अब यहाँ पे +900 का जो आपको ये क्या हुआ, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। तो अब इस +900 को, ये जो 900 का आपको कर्जा चढ़ गया है, तो अपना आपको जो बजट मेंटेन करना है। बजट कैसे मेंटेन होता है भाई, कि मेरी आवक और जावक जो है, जो मैं पा रहा हूँ और जो मैं खर्च कर रहा हूँ, उसमें बराबर कर दूं। तो उसको बराबर करने के लिए आपको बाहर से क्या लेना पड़ेगा, 900 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। तो 900 रुपए का जब आप बाहर से लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, उधार लेंगे, तो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि आपका 100 इनकम और 100 खर्चा, ये आपका मेंटेन हो गया। ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। ठीक। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये जो 900 रुपए है, यही बजट डेफिसिट को, बजट डेफिसिट जो आ रहा था ये 900 रुपये। ठीक। इस 900 रुपये को हमने जीरो करने के लिए क्या किया, 900 रुपये उधार ले लिया। 900 रुपये उधार ले लिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बजट डेफिसिट ना होकर के ये पूरा प्रॉपर बजट हो गया। ओके, ना सरप्लस हुआ ना डेफिसिट हुआ, प्रॉपर बजट हो गया, बजटिंग हो गई, प्रॉपर इक्वल हो गया। ठीक। पर ये जो 900 रुपये हमने कर्ज लिया, ये 900 रुपये क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया। ओके। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हम सब समझेंगे कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फलाना डेफिसिट क्या होता है। तो डेफिसिट मैनेजमेंट क्या है, कि एक स्ट्रेटजी है और पॉलिसी है, एक रणनीति है और एक रणनीति भी है और एक नीति भी है, जो सरकार जो यूज करती सरकार कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और फाइनेंस करने के लिए बजट डेफिसिट को। ठीक। अब बजट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक साल के अंदर में, एक वित्त वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, जब सरकार का जो वित्त वर्ष चलता है, इस वित्त वर्ष में अगर सरकार का जो व्यय है वो उसकी आय से ज्यादा हो जाए तो बजट डेफिसिट ऑकर होता है। ठीक। द एम इज टू मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब करने के लिए क्या किया जाता है, डेफिसिट मैनेजमेंट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें तो टाइप ऑफ डेफिसिट दिया है यहाँ पे। पहला दिया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। ठीक। तो यहाँ पे से नॉर्मल समझ लीजिए।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में यहाँ पे मैं आपको बताऊं। जी, अब हमने देखा था बजट में हमारे दो पार्ट होता है, एक होता है इनकम वाला, एक एक और रेवेन्यू। ओके, एक वो कैपिटल। तो रेवेन्यू में भी दो पार्ट हुए, एक इनकम हुआ और एक एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक, अब बात क्या चल रही थी? रेवेन्यू डेफिसिट की। तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे सीमित रहेंगे आप। अब इनकम आपकी कैसे होती है? दो टाइप से, टैक्स से होती है और नॉन टैक्स से होती है। टैक्स में होती है डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से। नॉन टैक्स में कैसे होती है? इनकम कैसे होती है? सरकार ने आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बेची, सरकार ने कोई, क्या कहना चाहिए, जैसे ईयर बुक आती है, ऐसी कुछ किताबें बेची, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ से आपका इनकम आ गया। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका क्या होता है कि जैसे सरकार ने सब्सिडी दी, पेंशन दी। ओके, इसके अलावा सरकार ने सैलरी दी, इसके अलावा ग्रांट्स दी। तो ये सब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, तो जब इनकम और एक्सपेंडिचर का मिसमैच हो जाए, मतलब इनकम रेवेन्यू से, मतलब टैक्स से, मतलब जीएसटी से, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम से, इन सब से कमाई हुई मान लेते हैं कितनी? 1 लाख करोड़। ओके, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका? सैलरी में, सब्सिडी में, पेंशन में। अब आप समझिए, ये जो योजनाएं चलती हैं कि भाई, जैसे राज्य के स्तर पे चलती है महतारी वंदना योजना, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चलती है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना चलती है। तो लाडली बहना योजना में जो इतना पैसा दिया जाता है हर महीने, 1250 रुपए, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। फिर ये जो सरकार इतने सारे कार्यक्रम करती है, टेंट लगता है, इन सब के जो खर्चे होते हैं सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कितना खर्चा हो गया, 1.3 लाख करोड़। तो ये जो 30,000 करोड़ का मिसमैच आ गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी, ये रेवेन्यू डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा हो गया ना, आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा, मतलब इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो आप डेफिसिट में चले गए। और आपका इनकम ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से, तो आप सरप्लस में चले जाते। तो रेवेन्यू सरप्लस हो जाता, तो हमें ये जो डेफिसिट मैनेजमेंट पढ़ना ही नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है कि रेवेन्यू में जो इनकम पोर्शन है और एक्सपेंडिचर पोर्शन है, जब उसमें मिसमैच हो जाए, ठीक, मिसमैच कैसा हो जाए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम से, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे ये प्राइमरी डेफिसिट जो था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, यही फॉर्मूला भी लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, जो आएगा रेवेन्यू डेफिसिट है। ओके, अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, माइनस रेवेन्यू प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स। ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। इसको भी समझाता हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू प्लस रिकवरीज प्लस अदर रिसीट्स, ये फिजिकल डेफिसिट हुआ। ठीक है, तो कैसा हो गया ये? टेक्निकल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है ये। अब देखिए, तो ये रेवेन्यू पोर्शन हुआ और ये कैपिटल पोर्शन हुआ। ठीक, अब क्या होता है कि आप में आपने आपका टोटल रेवेन्यू जो है, मतलब यहाँ पे हम जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये जो चीज आएगी, यही चीज आपकी फिजिकल डेफिसिट हो जाएगी। अब ये कैसे होगी ये समझिए। ये आपकी ऐसी हो जाएगी कि टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या चीज देखा? यहाँ पे आपने देखा रेवेन्यू और कैपिटल पोर्शन है, फिर उसका इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का इनकम, कैपिटल का एक्सपेंडिचर है।
यहाँ पे क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये वाला एक्सपेंडिचर और ये वाला एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है यहाँ पे हमें रिसीप्ट्स, मतलब जो इनकम है, ठीक है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। तो जब हम ये करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिस्कल डेफिसिट प्राप्त होगा। कुल जमा ये कि जो मैंने आपको पीछे समझाया था, आसान भाषा में इसको यहाँ समझिए कि आपके पास क्या हुआ, आपने टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने सैलरी दे करके, फलाना दे करके, ठिकाना दे करके, सैलरी दिया, पेंशन दिया, सब्सिडी दी, ये सब करके जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ मान लेते हैं 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जो भी आपने, तो हमको क्या हटा देना है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हटा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने खर्चे कर दिए एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन में, इसको इसके साथ ही जोड़ना है। मान लेते हैं कितना हो गया, 5 लाख, इसकी 15 लाख करोड़ हो गया, ठीक है, इसके साथ जोड़ दो आप। अब इसके बाद जो आपकी इनकम हो रही है यहाँ से, और यहाँ से जो आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, वो कितनी हो रही है, तो वो मान लीजिए आपकी हो रही है, ये हुई आपकी मान लीजिए, इसको 11 लाख करोड़ मान लेते हैं हुई। और जो आपकी यहाँ से इनकम हुई कैपिटल वाले पोर्शन से, ये आपकी हुई 3 लाख करोड़ हुई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 लाख करोड़ हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया था 10, ये 25 हो गया था, इसको मान लेते हैं 13 कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका 24 लाख करोड़। अच्छा, तो 25 लाख करोड़ का क्या है, एक्सपेंडिचर है, और 24 लाख करोड़ का क्या है, आपका इनकम है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेफिसिट हो जाएगा, मतलब 1 लाख करोड़ का गैप दिख रहा है ना। अब इस 1 लाख, ये जो 1 लाख करोड़ का गैप है, इसी को हम कर्जा लेकर के भरेंगे, तो हमारा बजट डेफिसिट तब जाकर के जीरो होगा। तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो जो गैप आ रहा है, यही फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ठीक। ये समझिए यहाँ पे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया होगा उसने, वो बोला होगा बजट डेफिसिट के बारे में बोला होगा। ज्यादा आगे आ गए। हाँ, कहाँ गई है। फिर एक दिया है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अच्छा, क्या बोला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जैसे जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से हम पुराने लोन के जो ब्याज चुकाने हैं वो हटा देते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जैसे ऐसा मान लीजिए कि 2014 में एनडीए सरकार आई, ठीक है, और 2009 में यूपीए सरकार थी, ठीक है। तो 2009 में जो यूपीए सरकार थी, उसने कुछ कर्ज लिए रखे होंगे, ठीक है, उसने कुछ कर्ज ले रखे हैं। अब 2014 में जो एनडीए सरकार आई, तो उसने जो अपना बजट लॉन्च किया, तो उसके बजट में ये जो पिछले कर्जे हैं, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से कुछ कर्जा ले रखा है, जापान से कुछ कर्जा ले रखा है, तो उसका उसका हमको इंटरेस्ट तो चुकाना होगा ना। तो जो उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे हम, तो वो इंटरेस्ट इस वाली सरकार के बजट में भी आएगा सामने। तो ये वाली सरकार बोले, एनडीए सरकार जो 2014 में बनी, ये बोले, ये क्या कहे कि भाई ये 2009 में इन्होंने क्या कहते हैं, जो यूपीए ने लोन लिया था, ये उसकी वजह से जो हमारा बजट जो है वो खराब हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से अपना ये दिखाना है कि हमने जो अपना बजट बनाया है नया, तो उसमें हमने कुछ नया कर्जा नहीं लिया है, ये पुराना ही जो कर्जा था उसका हम पेमेंट शो हो रहा है। इस वजह से रेवेन्यू डेफिसिट हो जा रहा है या फिस्कल डेफिसिट हो जा रहा है। तो ये क्या करेंगे कि जो पुरानी सरकार द्वारा लिए गए कर्जे हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब क्या करेंगे, उसको उसको मतलब दिखाया जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट में, मतलब प्राइमरी डेफिसिट में दिखाया जाएगा कि भाई ये देखो हमने जो कर्जा लिया था और इन्होंने जो कर्जा लिया है, तो उसको अलग अलग दिखा दिया जाएगा कि हम ये दिखाने के लिए कि हमने भी बहुत ज्यादा कर्जे नहीं लिए हैं, ये पिछली सरकार के कर्जे थे। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस पुरानी लोन के जो ब्याज चुकाने हैं वो,
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट, जैसे फिजिकल डेफिसिट 15 लाख करोड़ का है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो 12 लाख करोड़ का है। तो समथिंग समथिंग क्या होगा, जो पुरानी लोन के ब्याज है, जैसे मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट हुआ 15 लाख करोड़, और इसमें से माइनस करना है हमें क्या, इंटरेस्ट पेमेंट। कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे हम, जो पुरानी लोन के ब्याज चुकाने हैं, मतलब कि 2009 से लेके 2014 के बीच में, इस बीच में जो उन्होंने पुराने कर्ज लिए ले रखे थे, और पिछली सरकार ने, ठीक है। तो ये मान लीजिए कितना था इसका पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता था, तो वो 10 लाख करोड़ के आसपास आता था मान लीजिए, ठीक है। तो पुरानी लोन के जो ब्याज चुकाने वो यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख करोड़। तो जो 3 लाख करोड़, फिर ये कितना, 5 2 3, 3 लाख करोड़ जो गैप आएगा, ठीक है, जो 3 लाख करोड़ का गैप आएगा, इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो हम बताएंगे नहीं भैया, जेन्युइन जो है इतना, इतने का मतलब, जेन्युइन जो पुराने जो लोन थे जो सरकार ने ले रखे थे, उनके कर्ज हैं, हमारे नहीं है। तो ये दिखाने के लिए ऐसे किया जाता है प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, इसके बाद बजटरी डेफिसिट तो आपको बता ही चुका हूं मैं। इसके बाद एक और होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट तो आप समझते होंगे, इसमें रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू वर्ड भी आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी आ रहा है, ये क्यों लिख देता हूं मैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस, जो, जैसे क्या होता है कि सरकार ने ग्रांट्स दी, ठीक है, तो वो जो ग्रांट्स है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन में ऐड होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड हुआ वो, अब होता क्या है कि वो चीज क्या हो जाती है कि उस चीज को ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि यार इससे कुछ कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। कैसे, जैसे मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू पार्ट होता है और एक कैपिटल पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या किया जाता है कि भाई मैंने सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, सब्सिडी दे दी, आपने किसी को सैलरी दे दी, तो भाई आपने सैलरी दे दी तो आपको कुछ तो नहीं इनकम होना, सैलरी दे दी आपने अपने नौकर को, सैलरी दे दी, तो क्या आपसे कुछ, आपको उसमें कुछ इनकम है, वो तो आपका, आपके लिए क्या, आपका, आपके जेब से तो पैसा जा रहा है वो। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, जब कुछ ग्रांट्स देती है किसी राज्य को, या कुछ, जैसे मान लीजिए 275 के तहत अनुदान दिया, ठीक, अब रेवेन्यू दिया, अब ये रेवेन्यू दिया तो एक ही वाला हिस्सा हुआ इसको, जिसको ग्रांट्स बोला हमने, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू पोर्शन में जो ग्रांट्स दिया, अभी इसको यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कैपिटल वाले पोर्शन में हाईवे बना, रोड बना, रोड बने, हाईवे बने, एयरपोर्ट्स बने, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बनी। तो एक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, इसमें जॉब जनरेशन होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ये सब चीजें होंगी, ठीक। तो होता क्या है कि ये जो ग्रांट्स वाला पोर्शन है, इससे भी तो, जो राज्यों को पैसा दिया केंद्र ने, तो क्या राज्य इसमें से कुछ निर्माण नहीं करेंगे, वो भी हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कुछ रोड्स बना लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ सरकार ने, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को पैसा दिया, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार उसको लाडली बहना में देने में खर्च कर दे, हो सकता है उसका कहीं हॉस्पिटल बना दे, नवोदय विद्यालय बना दे, पीएम श्री या सीएम राइज स्कूल बना दे, कुछ भी बना दे। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि वो भी तो कैपिटल फॉर्म में जा रहा है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में बोला जाता है, जो ग्रांट्स दी गई है, और ग्रांट्स, ठीक है, इफ यूज्ड इन कैपिटल, अगर जो ग्रांट्स दी गई है उसका यूज कैपिटल फॉर्मेशन में हुआ है, तो हम उस चीज को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास फिर आएगा, ठीक। तो इसी को कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ अगर आपको सब लिख दूं कि रेवेन्यू डेफिसिट, अगर आप देखें कि 2000 जो बजट आया 25-26 का, ठीक है, तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट अपना कितना था, 1.5% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू डेफिसिट था। फिर फिजिकल डेफिसिट कितना था, 4.4% ऑफ जीडीपी, ये फिजिकल डेफिसिट था। प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 0.8% ऑफ जीडीपी, ये प्राइमरी डेफिसिट था। और इसके बाद बजट डेफिसिट तो जीरो ही होता है। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था वो कितना था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% ऑफ जीडीपी, मतलब फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा होगा और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे कम होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेफिसिट मैनेजमेंट का, जो हम ये पढ़ रहे हैं डेफिसिट मैनेजमेंट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन इन पब्लिक स्पेंडिंग, कि जो सरकार जो व्यय करती है रेवेन्यू पोर्शन में चाहे कैपिटल पोर्शन में, उसमें एक फिस्कल डिसिप्लिन लाना है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में फोकस करो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेगा, तो एक तो जब वो बनेगा उसके निर्माण में लोगों को जॉब मिलेगा, उसके बाद फिर हम ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं ना, अच्छा स्कूल होगा, अच्छी कॉलेज होगी, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी तो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम होगा। जैसे आप देखिए कि 5 दवाई लिखी डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 5 में से 2 दवाई बस हॉस्पिटल मिली, 3 बाहर लेने जाना है, सिटी स्कैन हॉस्पिटल में हो नहीं रहा है, एमआरआई की तो बात छोड़ दो, ये सब बाहर कराने हैं, तो इन सब से उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि फिजिकल डिसिप्लिन लाइए भाई साहब, टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव बोरोइंग। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आ जाए, इसके लिए जो एक्सेसिव बोरोइंग ली जाती है वो कम किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेब्ट लेवल, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, ये सब चीजें अच्छे से लाई जाए, टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, डेफिसिट मैनेजमेंट के। कॉज क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का? ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट का कॉज ये होता है कि हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस। मतलब आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि डेटा था मेरे पास, कहाँ गया, कि सरकार ने कितना रुपए खर्च किया है सब्सिडी में। कहाँ चला गया, समय पे चीजें गायब हो जाती हैं। तो सरकार ने लगभग लगभग जो सब्सिडी है उसमें नहीं होगा तो आप मान के चलिए 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ तो सिर्फ उसके सब्सिडी वाले पोर्शन में ही गए हैं। ठीक, फिर पेंशन बांट रही है, डिफेंस में जा रहा है पैसा, रफाल खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, उसमें जा रहा है। लो टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू टैक्स इवेजन और नैरो नैरो टैक्स बेस, भाई मतलब आज भी 4% से कम लोग ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, और शिकायतें करेंगे ढेर पब्लिक में। पब्लिक सेक्टर लूज हो रहा है, मतलब पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रहे हैं। एक्सेसिव बोरोइंग्स हो रही हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, यहाँ वहां से पैसा लिए जाते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, या फिर जिसको हम फ्री में रेवड़ियां बांटना, ऐसा होता है। अभी आप सोचिए कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, 6 नवंबर और 11 नवंबर, ये 2 फेज में होने वाला है। अब आप सोचिए कि इसमें क्या हुआ है, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए हैं, मतलब कितना नुकसान होगा भाई। पैसा, वो पैसा कहाँ से लाओगे आप? ठीक, तो ये सब चीजें हैं। फिर नेचुरल कैलेमिटीज और इकोनॉमिक स्लो डाउन अफेक्टिंग रेवेन्यू, जैसे मान लीजिए कोविड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, कुछ इस टाइप की चीजें आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उससे भी हो जाता है। ये सब कॉज होते हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स ये होता है, एक होता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को ही रिड्यूस कर दो। ठीक है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये सैलरी आती है, तो आपको मेंटेन करना चाहिए, मैं क्या करूं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई मैं जो बाहर बहुत ज्यादा खाता हूँ वो नहीं खाऊं, अगर मैं कुछ अनायास सेवन करता हूँ वो नहीं करूं, तो आपका एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने आप ही आपके पास एसआईपी के लिए और किसी चीज के लिए पैसे जुड़ जाएंगे, तो आपका रेवेन्यू पोर्शन बढ़ेगा। तो रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर में क्या है कि रेशनलाइजिंग सब्सिडीज लाइक फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल। ओके, फिर कटिंग नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको कट करूं, जैसे सब्सिडी हो गया, ठीक है, ये सब चीजें फोकट की, इन सबको कम करूं मैं। फिर इम्प्रूविंग इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो जो पीएसयू है इन सब की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ताकि भाई ये बोझ नहीं बने सरकार के ऊपर। फिर इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करूं, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। जैसे इस बार क्या किया गया कि भाई ये बोला गया कि 12 लाख तक किसी की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो और ये अब इसमें क्या हुआ है कि जो टैक्स कंप्लायंस है इसको अच्छा बनाया गया है इसमें। ठीक है,
दो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम ला दी गई, और 4 लाख तक किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें ये हुआ कि लोगों को एक हिदायत तो मिली, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी हुई कि एक जो लॉफर कर्व होता है ना, जैसे कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो टैक्स देने वाले कम हो जाएंगे, तो इसमें ये अच्छी चीज करेगी कि 12 लाख तक ये बोल दिया कि भैया को कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इससे क्या है कि इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा कमाने के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है, और उसकी सेविंग्स करेगा, उस सेविंग्स से वो खर्चे करेगा। फिर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे पिछले बार 55 54 55 हजार करोड़ का टारगेट रखा गया था कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 47 हजार करोड़ के आसपास ही हो पाया, ठीक है। फिर स्ट्रेंथनिंग नॉन टैक्स रेवेन्यूज लाइक डिविडेंड्स, फीस, रॉयल्टीज। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, इनको क्या किया जाए, स्ट्रेंथनिंग किया जाए, कि भाई जो जैसे टैक्स रेवेन्यूज होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे नॉन टैक्स होता है। तो डिविडेंड्स मतलब कि जैसे हमने सरकार ने कहीं पैसे लगाया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, किसी में तो रिटर्न मिल रहा है, तो वो सब चीजें अच्छी हो। फीस जैसे कि मान लीजिए कि मल्टीपल सोर्सेस बनाए सरकार की, भाई इस तरीके के पार्क बनाए, इस तरीके की कुछ कल्चरल एक्टिविटी कराए कि वहां से भी अच्छा रेवेन्यू आए, भले वो 10 5 रुपए का ही वहां से, लेकिन अच्छी बड़े अमाउंट में आए। बोरोविंग मैनेजमेंट यूजिंग मार्केट बोरोविंग एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स जुडिशियली, मतलब जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि है। अब उसमें क्या है, 21 साल की उम्र तक अगर एक बच्ची है, उसने 0 साल की उम्र में उसका सुकन्या समृद्धि खाता खोला, 21 वर्ष की उम्र तक वो उसको टच नहीं कर सकती, नहीं निकाल सकती, ठीक। एक 18 18 साल है, फिर 21 साल है, ठीक। तो हम मान लेते हैं 18 साल, 18 साल तक तो टच कर ही नहीं सकती, तो इतने साल के लिए सरकार के पास पैसे आ गए ना। तो ऐसे ही स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे पेंशन को लेकर के जितने सारी स्कीम है, या फिर जिसमें सरकार के पास जैसे पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, एफडी वगैरह होती, इन सबको बढ़ाया जाए। मार्केट बोरोविंग्स का ज्यादा यूज किया जाए, बजाय इसके कि किसी अ, मतलब संस्थान से पैसा लिया जाए। अवॉइडिंग एक्सेसिव एक्सटर्नल डेप्ट, मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहाँ सबसे डेप्ट लेने से बचा जाए। फिर लेंथनिंग द मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेप्ट, ओके। तो फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, मतलब कंट्रोल्ड बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, प्रिंटिंग न्यू मनी बट यूज्ड कॉशियसली टू अवॉइड इन्फ्लेशन। मतलब कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब ये बोला जा रहा है कि नई मनी प्रिंट करी जाए, बट एक्सेसिव ना किया जाए ताकि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ना बढ़े, इसलिए। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटिंग एफ आरबीएम एक्ट 2003 टू इंश्योर फिजिकल प्रूडेंस, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सब हम समझ गए। अब हमें समझना है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट कवर्स इट्स डेफिसिट बाय बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक और आरबीआई, इट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार बोरोविंग करती पब्लिक से और आरबीआई से, ठीक, पब्लिक से और आरबीआई से नहीं, पब्लिक या आरबीआई बोला है, ठीक है, और पढ़ रहा हूँ मैं इंग्लिश वाला। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एमएसएस होता है, ये सब चीजें जब होती हैं, ये सब आरबीआई करता है। तो पब्लिक बोरोविंग का मतलब क्या है कि जैसे कि आरबीआई जो है सरकार के नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसी करेगा मार्केट में, ठीक। तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया, जिसके तो बोलेगा कि भाई ये 1,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तुम इसको 900 रुपए में खरीद लो, फिर हम तुमको 1 साल बाद क्या करेंगे, 1,000 रुपए वापस कर देंगे, ठीक है। फेस वैल्यू पे बिक गई है, 1,000 की थी, 900 रुपए में बेची, ठीक है, और 1,000 रुपये सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको दी, ओके, और उससे 900 रुपये लिए, और जब उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस की तो उसको 1,000 रुपये दे दिए, ठीक, सरकार ने उस पैसे का यूज कर लिया। तो इस तरीके से चलता है। फिर इट हेल्प्स फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बट मस्ट बी बैलेंस टू अवॉइड इन्फ्लेशन, ओके, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। अच्छा, हाई डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या होता है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये होता है, कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिसेशन। अच्छा, फाइनेंस कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कुछ खास नहीं है, नुकसान ही होता है मोस्टली। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, पब्लिक डेब्ट इंक्रीज हो जाता है, मे कॉजेज करेंसी डेप्रिसिएशन, रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब कि लोग अपना एफडीआई एफआई जो किया है, वो लोग अपना निकालने लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट निकालने लग जाते हैं। सरकार ने कुछ किया,
सरकार ने कुछ किया, जैसे एफआरबीएम एक्ट बनाया 2003 का, फिर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया, आउटलाइन फिस्कल टारगेट फॉर 3 इयर्स ऐसा करके, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई टू जनरेट नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन किया टू बूस्ट टैक्स कलेक्शन, सब्सिडी रिफॉर्म्स किया थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक, ये सब चीजें सरकार ने करी। अब यहाँ पे आएगा एफआरबीएम एक्ट। तो एफआरबीएम एक्ट जो है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है एफआरबीएम एक्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एफआरबीएम बस बता देता हूँ, ये 2003 में आया। तो इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन, टारगेट क्या था, फिजिकल डिफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी के 3% से नीचे लेना था। अभी आपने पढ़ा होगा 4.4% था, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, इसके पहले 4.8 था, 4.6 था, ऐसे करके था, अब गिर रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी रखना है, इससे नीचे ले जाना है। एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट इन फेज्ड मैनर। ओके, फिर प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फाइनेंस। एफआरबीएम एक्ट का मतलब है कि प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक, अब अगला लेक्चर हम जो लेंगे वो एफआरबीएम एक्ट के बारे में डिटेल से लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में हमने क्या समझा, इस वीडियो में हमने ये समझा कि डेफिसिट मैनेजमेंट क्या होता है, ये समझा। फिर हमने समझा कि कितने सारे टाइप के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। फिर हमने ये समझा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेफिसिट मैनेजमेंट का, ये देखा। फिर कॉज क्या होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, ये देखा। मेथड्स या टूल्स क्या हैं, ये देखा। फिर हमने ये देखा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ये देखा। इम्पैक्ट क्या होता है, ये देखा। गवर्नमेंट ने क्या क्या रुख अपनाया, ये देखा। फिर एफआरबीएम एक्ट की हल्की सी झलक देखी। अब इसके बाद हम डिटेल से एफआरबीएम एक्ट पढ़ेंगे, 5-10 मिनट का वीडियो होगा। तो आई होप सो ये आपको डेफिसिट मैनेजमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। एक दो बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये डेफिसिट वाले टॉपिक है, इसको मैंने बजट वाले टॉपिक पे बहुत डिटेल से समझाया, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।